हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्टडी बहुत अच्छा चालू होगा ऐसे उम्मीद करते हैं। और पिछली बार हमने जो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस शुरू किया था तो उसमें हमने पहले रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस इनका स्टडी कर लिया है। अब आज एक इम्पॉर्टेंट ऐसी जो प्रोसेस है जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके बारे में डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि एक आइसोथर्मल प्रोसेस और एक एडियाबैटिक प्रोसेस इनके ऊपर ज़्यादा करके वर्क डन वगैरह फाउंड करने के लिए हमें यहाँ पे जो रिलेशन है वो यूज होने वाला है। इसलिए ये जो प्रोसेस है ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो चलो शुरू करते हैं आज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में सभी को मालूम है कि पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होती है, क्योंकि ये प्रोसेस जब होंगी, ये चेंज जो है आइसोथर्मल चेंज या आइसोथर्मल प्रोसेस जब होंगी तब टेम्परेचर विल बी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स हमारा जो सिस्टम और सराउंडिंग है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। ऐसे हमें पहले के जो बात है वो ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो चेंज होने वाला नहीं है। सो डेल्टा टी जिसको हम चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होने के लिए जो इसेंशियल कंडीशंस है जो हमने इसके पहले भी देखे हैं, लेकिन खास करके आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको क्या इसेंशियल कंडीशन है वो हमें देखना पड़ेगा। पहली बात तो हमने उस टाइम को भी देखी थी कि वॉल्स ऑफ द कंटेनर जो है वो परफेक्टली कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए, परफेक्टली कंडक्टर होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ये जो हमारा परफेक्ट कंडक्टर है, जब हीट का एक्सचेंज होगा तब वो हीट का कंडक्शन इजीली होना चाहिए। इसके लिए परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो हमें लेना पड़ेगा, जिसको हम सिस्टम यहाँ पे नाम देंगे। तो एक्सचेंज ऑफ हीट इजीली होना चाहिए। इसके लिए जो हम यहाँ पे कंटेनर यूज करने वाले हैं वो हमारा होना चाहिए गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी। तो दूसरा एक है इसमें, जब कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन होगा तो ये जो प्रोसेस है ये वेरी स्लोली होनी चाहिए। ये भी कंडीशन हमने देखे थे कि क्योंकि यहाँ पे हमें जो प्रोसेसेस देखनी है इसमें जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्लो होने वाली प्रोसेस होती है, जिसको हम क्वाजीस्टैटिक यहाँ पे नाम देते हैं प्रोसेस। तो ये वेरी स्लो होने वाली प्रोसेस है। इसकी वजह यह है कि अगर आपकी प्रोसेस बहुत स्लो हो रही है तो इसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ हीट होने वाला है इसके लिए सफिशिएंट टाइम हमें मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एक्सचेंज हो रहा है हीट एनर्जी का सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम वाया थ्रू द परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल, तो वो अच्छी तरह से उसके लिए आपको टाइम मिलना चाहिए। तब जाके यहाँ पे हमें डिफरेंट चेंजेस जो है सिस्टम के जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है उसमें जो सफिशिएंट चेंज होना चाहिए वो होने वाला है। तो ये वेरी स्लो प्रोसेस रहेगी। और तीसरी एक बात एडिशनल हमें ऐसी मालूम है कि जब हम ये प्रोसेस करते हैं कौन सी भी, उस टाइम को हम आइडियल गैस विच विल बी इनक्लोज इन अ फ्रिक्शनलेस मूवेबल और जो मासलेस ऐसा पिस्टन यूज करने वाले हैं। तो ये सब आइडियल कंडीशंस के अंडर ही हमें ये प्रोसेसेस करनी है। तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। इसका एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस विच विल बी टेक्स प्लेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जो हमारा आइस का मेल्टिंग होगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर को, ये प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा बोलेंगे। मेल्टिंग ऑफ आइस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज नथिंग बट द आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये जो हमारी प्रोसेस है इसका जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है हर एक सिस्टम का हम ऐसा ही स्टडी करने वाले हैं। उसकी कंडीशन क्या है, वो कौन से पर्टिकुलर पैरामीटर कांस्टेंट रख के हम कर रहे हैं, उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्टेट रहेगा, उसके बाद हम वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे। ये हमारा पूरा थर्मोडायनेमिक्स होगा वो पर्टिकुलर सिस्टम का, उसको बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो ये यहाँ पे हमें अभी थर्मोडायनेमिक्स ऑफ हमारी जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो करना है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट इसका हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है,
और हमारा जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर गैस विच विल बी टेकिंग प्लेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। यही हमारा बॉयल्स लॉ है, ये हमें मालूम है। तो यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये हमारा हो गया बॉयल्स लॉ। ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तब ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है इसका यूज हम करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद हमें अब ये प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज होने वाला है इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्क डन होगा और वो जो वर्क डन है वो हमें निकालना है इस प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे जब हम ये गैस को हीट सप्लाई करेंगे तब ये गैस जो है वो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। तो ये एनर्जी का जो यूज है वो होने वाला है यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से हमारा जो इंटरनल एनर्जी है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इसकी वैल्यू भी 0 ही रहेगी, क्योंकि हमें मालूम है कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलरली टेम्परेचर के ऊपर रहता है फॉर द आइडियल गैस। अगर रियल गैस है तो सिचुएशन अलग रहती है, लेकिन हमने यहाँ पे आइडियल गैस कंसीडर किया है, इसलिए उस अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी यहाँ पे 0 ही रहेगी। दैट मीन्स उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, अगर हमने हीट सप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा जो पिस्टन है वो धीरे धीरे ऊपर यहाँ पे मूव होने वाला है। सपोज dx इतना डिस्टेंस अगर वो मूव हो गया तो यहाँ पे एफ dx ऐसा लिख सकता हूँ मैं, जो हमारा वर्क डन निकालते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इक्वल टू एफ dx। ये हमारा फिजिक्स का ओरिजिनल फार्मूला है। यहाँ पे हमारा जो फोर्स है इसकी वैल्यू मैंने P इंटू ए ऐसे डाल दी, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन ए ऐसा हमें मालूम है। तो F की वैल्यू हो जाएगी P ए, और यहाँ पे ये जो ए इंटू dx है, तो यहाँ पे ये जो ये है वो है हमारा ये पार्ट, दैट मीन्स एरिया ऑफ दिस पिस्टन, और ये जो डिस्प्लेसमेंट dx है, ये दोनों का प्रोडक्ट जो है इसको हम वॉल्यूम जो है इतने पार्ट का, इसको चेंज इन वॉल्यूम बोलेंगे उसको। सो P डेल्टा V ऐसा इक्वेशन हमें मिल गया। तो dV की वैल्यू मैंने ये dx ऐसे डाल दी, जिसको बोलेंगे हम स्मॉल इंक्रीज इन द वॉल्यूम। जो यहाँ पे हमने दिखाया है ओरिजिनल वॉल्यूम इतना था हमारा, अब इंक्रीज इन वॉल्यूम इतना है, तो टोटल वॉल्यूम जो है इसमें चेंज हो गया है हमारा जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसमें। तो सपोज यहाँ पे अगर इनिशियल वॉल्यूम V है तो फाइनल वॉल्यूम को नाम देंगे हम VF या V1 V2 ऐसा भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये जो सिस्टम है, जब आइसोथर्मल चेंज होगा उस टाइम को टेम्परेचर तो रिमेन्स कांस्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों साइड को T दिखाया है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज होने वाला है, इसलिए P1 V1 T ये हो गई हमारी इनिशियल कंडीशन सिस्टम की। और जब यहाँ पे हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे गैस को, उस टाइम को यहाँ पे जो चेंज होने वाला है प्रेशर में वो हो जाएगा P2 V2 और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, इसको अगर हमने टोटल वर्क डन निकालने के लिए यूज किया तो टोटल वर्क डन मैं निकाल सकता हूँ अभी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो उसको लिखूंगा मैं W आइसोथर्मल। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा क्योंकि मुझे टोटल वर्क डन निकालना है। तो P dV ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था, तो इंटीग्रेशन V1 टू V2 P dV ऐसा मैं लिख सकता हूँ। PV इज इक्वल टू nRT, ये हमें आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है, क्योंकि हमने यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन जो आइडियल गैस है वो यूज़ किया है या कंसिडर किया है। तो P की वैल्यू मुझे ये मिल जाएगी। P की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ V1 V2। P की वैल्यू है हमारी nRT अपॉन V इंटू dV। nRT जो है वो कांस्टेंट है, तो nRT इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, और ये हो गया मेरा 1 अपॉन V dV। तो यहाँ पे मैं V की वैल्यू जो है ऊपर ले ली तो मैंने -1 हो जाएगी वो। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे वैसा न करते हुए यहाँ पे मुझे डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लेते आएगा। तो यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ V, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा पुटअप करने के बाद nRT, ये हो जाएगा मेरा
log ऑफ V2 माइनस log ऑफ V1। तो इसको मैं और ऐसा लिख सकता हूं, NRT ये हो गया मेरा log ऑफ V2 अपॉन V1, क्योंकि यहाँ पे मैं लॉग का यूज करके, लॉग का जो रूल है उसके अनुसार ऐसा लिख सकता हूँ। ये मेरा log टू द बेस ई है। अगर इसको मैंने log टू द बेस 10 कन्वर्ट करने की कोशिश की तो 2.3 नॉट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा 2.3 नॉट 3 NRT log ऑफ V2 अपॉन V1 और टू द बेस 10 हो गया अभी ये। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि सपोज मुझे ऐसा मालूम है ये प्रोसेस में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है। तो यहाँ पे अगर मैंने V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकाली तो V2 अपॉन V1 की वैल्यू हो जाएगी P1 अपॉन P2। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ अभी। तो मेरा इक्वेशन जो है W आइसोथर्मल का वो मुझे प्रेशर के फॉर्म में मिलेगा। तो W आइसोथर्मल दैट मीन वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू 2.3 नॉट 3 NRT। यहाँ पे हो जाएगा मेरा log ऑफ P1 अपॉन P2 टू द बेस 10। तो ये जो दोनों वर्क डन है ये मुझे मिल गए यहाँ पे। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होने वाली है हमारी, जो कि वेरी स्लो प्रोसेस है, जहाँ पे हमने ये अजम्पशंस मान के या कंडीशंस ध्यान में रखते हुए ये प्रोसेस की है। तो यहाँ पे अभी हमारा जो वर्क डन है वो निकालने के बाद ये हमारी जो प्रोसेस है, ये जो हमारा वर्क डन हो रहा है, जो हमने हीट एनर्जी दी है, वो हीट एनर्जी का कन्वर्शन जो है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन में हो रहा है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम ऐसा लिख सकते हैं। अभी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ऐसा हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पे डेल्टा U की वैल्यू तो 0 है, तो क्योंकि यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से हमारा जो अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाई किया है इसका वैल्यू जो है वो मिल जाएगा मुझे P डेल्टा V, जो कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई की है उसका यूज होने वाला है अमाउंट ऑफ वर्क डन होने में, और वो अमाउंट ऑफ वर्क डन हम ये रिलेशन के सहायता से निकाल सकते हैं। तो ये हो गए हमारी थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द पर्टिकुलरली आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो ये प्रोसेस जब होगी तब हमें डिफरेंट पॉइंट्स CET के लिए या JEE के लिए या NEET के लिए ध्यान में रखने। तो यहाँ पे मैंने अगर ये चेंज लिया जिसको आइसोथर्मल चेंज हमने बोला है, तो सपोज ये मेरा इनिशियल वॉल्यूम VI है, ये मेरा वॉल्यूम इनिशियल फाइनल VF है, ये मेरा इनिशियल प्रेशर PI है, ये है PF। तो यहाँ पे मुझे जो कर्व मिलने वाले है वो ऐसे मिलने वाले है जिसको हम पार्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा बोलते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट इज द नेचर ऑफ द कर्व इन केस ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये जो मुझे कर्व मिली है इसको हम आइसोथर्म ऐसा बोलते हैं। ये जो है कर्व मैंने निकाली, ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर को निकाली है। अगर मैंने ये टेम्परेचर चेंज करके दूसरा एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखा, तीसरा कांस्टेंट टेम्परेचर रखा, तो मुझे यहाँ पे ऐसे डिफरेंट आइसोथर्म्स मिलने वाले हैं जो कि एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। और ये दोनों जो आइसोथर्म्स है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Two isotherms never intersect each other in the isothermal process। इसमें अगर हम ओरिजिन से मैंने ये पहला जो आइसोथर्म वो कंसिडर किया तो वो कम टेम्परेचर को मिला हुआ आइसोथर्म रहेगा। तो ओरिजिन से आप जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये आइसोथर्म दूर चला जाएगा। ओरिजिन से जितना दूर रहेगा हमारा आइसोथर्म उसका उतना टेम्परेचर मैक्सिमम रहता है, ये हमें मालूम है। द isotherm which will be farthest from the origin that will be having the maximum temperature। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे मैंने वो पॉइंट सब निक लिए हैं। ये प्रोसेस के लिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, तो हमारा जो ओरिजिन है उससे अगर फारदेस्ट हमें आइसोथर्म मिल रहा है तो उस टाइम को वो पर्टिकुलर आइसोथर्म मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए होगा, और ओरिजिन से नज़दीक अगर हमारा आइसोथर्म है तो वो कम टेम्परेचर को, एक कांस्टेंट कम टेम्परेचर को मिला हो हमारा वो आइसोथर्म रहेगा। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है
जो हमने अभी ऑलरेडी देखी है, इसमें पहले इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हमारी कि जो हमारी टोटल इंटरनल एनर्जी है इसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। इसका कारण है डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें कोई भी टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। अगर टेम्परेचर गैस का चेंज नहीं होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होती है। आइडियल गैस के बारे में ये हमें मालूम है, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ द आइडियल गैस, ये हमें मालूम है। ये पहला पॉइंट हो गया। जो हमने हीट सप्लाई की है उसको क्यू नाम देंगे हम, और ये हीट सप्लाइड जो है इसका यूज सिर्फ अमाउंट ऑफ वर्क डन होने में है, कोई भी इंटरनल एनर्जी इसमें चेंज होने वाली नहीं है। तो जितनी भी एनर्जी हमने प्रोवाइड की है यहाँ पे, जो हमारा गैस का एक्सपेंशन हो रहा है इसमें, तो यहाँ पे वो एनर्जी का कन्वर्शन हो जाएगा वर्क डन में। दैट मीन्स हमारा जो पिस्टन है वो धीरे धीरे ऊपर चलाता जाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो उसका अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, ये हमें मालूम है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड इज यूजफुल इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द एनर्जी इनटू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वो जो वर्क डन है उसका फार्मूला हमें मिल जाएगा P इंटू डेल्टा वी। अगर इसमें हमारा वॉल्यूम बढ़ता है तो एक्सपेंशन के टाइम को हमारा वॉल्यूम जो है वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारे वर्क डन को हमें पॉजिटिव मिलना यहाँ पे मिलता है हमें। तो डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो मेरा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आपका वॉल्यूम जो है वो कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, तो उस टाइम को हमारा जो वर्क डन है वो निगेटिव रहेगा। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू निगेटिव आएंगी, इसलिए वर्क डन भी निगेटिव होगा। ये जो हमारी प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, ये वेरी स्लो प्रोसेस है। आपको पहले ही बताया है मैंने कि इसमें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमारी पूरी सिस्टम रहनी चाहिए थ्रू आउट द चेंज। जितने टाइम को चेंज होने वाला है, जितने टाइम में हमारा आइसोथर्मल चेंज होने वाला है, वो चेंज होते वक्त थ्रू आउट हमारा जो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू में या जो पर्टिकुलर डेल्टा टी है इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। इतनी स्लो ये प्रोसेस हमें करनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें एक मालूम है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब या रिलीज, एब्सॉर्ब या गिवन आउट जब रहेगी तो उसको हम फार्मूला लिखते हैं एन सी डेल्टा टी। तो सी का जो फार्मूला है वो हो जाएगा Q अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। लेकिन डेल्टा टी की वैल्यू जीरो होने की वजह से यहाँ पे हमारी जो स्पेसिफिक हीट है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि सी का फार्मूला रहता है Q अपॉन एम डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू जीरो होने की वजह से सी का वैल्यू हमें इनफाइनाइट मिलने वाला है इस केस में। और इसमें अगर हमने ये ग्राफ से अगर मैंने स्लोप निकाला तो उस स्लोप का यूज करके मुझे जो बल्क मॉडुलस है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू मुझे प्रेशर इतनी मिलती है। और जो हम इसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस लेने वाले हैं उसमें वो वैल्यू अलग रहेगी। तो ये जो हमारा के आइसोथर्मल है ये एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर होने की वजह से उसकी वैल्यू रहेगी प्रेशर की इतनी। और ये जो पॉइंट है ये मैंने आपको इसके पहले ही बताया है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपको CET JEE के लिए ध्यान में रखने हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि डेल्टा यू की वैल्यू जीरो रहेगी इस केस में, बिकॉज हमारी जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो चेंज होने वाली नहीं है, बिकॉज दिस प्रोसेस इज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन होगी उसका जो कन्वर्शन है वो कंप्लीटली वर्क डन में होगा, इसमें कोई भी इंटरनल एनर्जी बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि डेल्टा यू की वैल्यू इसमें जीरो रहती है। जो हमारा वर्क डन होने वाला है इसमें जो वॉल्यूम है वो अगर बढ़ता है, इनिशियल वॉल्यूम कम है और वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो एक्सपेंशन केस में ऐसा होता है, तो उस टाइम को वर्क डन जो है पॉजिटिव रहता है। और जब कॉम्प्रेशन होगा उस टाइम को वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, तो उसमें हमें ये वैल्यू निगेटिव मिलेगी, इसलिए वर्क डन भी निगेटिव रहता है। तो ये जो प्रोसेस है वो वेरी स्लो प्रोसेस है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमारी जो पूरी सिस्टम है वो रहनी चाहिए थ्रू आउट, जितना टाइम अपना चेंज होने वाला है उतना टाइम। और जो स्पेसिफिक हीट है हमारी गैस की वो इनफाइनाइट रहेगी ये केस में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ऐसी कंडीशन में अगर हमने बल्क मॉडुलस निकाला, जिसको हम आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस बोलते हैं, इसकी वैल्यू प्रेशर इतनी रहती है P, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोलते हैं हम। तो हमारा जो फारदेस्ट पॉइंट रहेगा ओरिजिन से, ये जो हम आइसोथर्म
निकालते हैं, ओरिजिन से जितने दूर हमारे आइसोथर्म रहेगी उतना उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा उस टाइम को वो प्रोसेस होने के लिए। तो वो आइसोथर्म हमने कितने टेम्परेचर कांस्टेंट को निकाला है, वो अगर ओरिजिन से दूर है तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और आइसोथर्म अगर नज़दीक है तो हमारा जो टेम्परेचर है उस टाइम को कम रहेगा। तो ये बहुत सिंपल डेरिवेशन है, आपको निकालने को बोल सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए बोल सकते हैं, या पूरी प्रोसेस भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आपको ये प्रोसेस अच्छी तरह समझ में आई होगी ऐसी उम्मीद करता हूँ। और मुड़ते हैं अभी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करते हैं फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी आइसोबैरिक प्रोसेस। तो जैसे हमने अभी आइसोथर्मल प्रोसेस देखी है उसकी तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप इसका वर्क डन जो है इसके वैल्यू भी निकालनी है, और डिफरेंट पॉइंट जो है जो इस प्रोसेस से रिलेटेड है वो भी हम देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अभी आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस ये ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें हमें प्रेशर हमेशा कांस्टेंट दिखता है। जो प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर को टेक्स प्लेस होती है इसको बोलते हैं हम आइसोबैरिक प्रोसेस। सो दिस इज अकर्स एट द कांस्टेंट प्रेशर। और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट था, अब इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ऐसी जो प्रोसेस रहती है इसको आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। इसके एग्जांपल ले सकते हैं हम फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि कांस्टेंट रहता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम जो भी एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टेक्स प्लेस होने वाले हैं। ये हमारे एग्जाम्पल्स है आइसोबैरिक प्रोसेस के। तो ये जो हमारी आइसोबैरिक प्रोसेस है, ये प्रोसेस के टाइम को हमें 2 इंडिकेटर डायग्राम निकालनी है जिससे हमें ये प्रोसेस के बारे में डिटेल में स्टडी हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा इंडिकेटर डायग्राम हमने पहला निकाला है, इसमें हमने लिया है आइसोबैरिक एक्सपेंशन जिसको हम हीटिंग प्रोसेस बोलते हैं। सपोज एक कंटेनर में अपने जो हमने आइडियली कन्फाइन किया है, डिसाइड किया है, उसको हम हीट एनर्जी देंगे। तो हीटिंग प्रोसेस करने के टाइम को क्या होगा कि हमारा जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारी जो इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, इसलिए टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो इंटरनल एनर्जी हमारी यहाँ पे आएगी पॉजिटिव, क्योंकि टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रही है। और इसके बाद हमारा जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा, वो तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में आता होगा। तो अगर यहाँ पे हमने टेम्परेचर उस गैस को दिया, हीटिंग किया, तो वहाँ पे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो पी डेल्टा वी इस के अनुसार हमारा जो वर्क डन है वो भी पॉजिटिव आएगा। जो अमाउंट ऑफ हीट है उसको भी पॉजिटिव आना है, क्योंकि डेल्टा यू पॉजिटिव है, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है। अकॉर्डिंग टू द जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके यहाँ पे हमें डेल्टा क्यू की वैल्यू भी पॉजिटिव मिल जाएगी, क्योंकि इसमें हीट विल बी फ्लोइंग इनटू द सिस्टम है। क्योंकि हमने जो हीट एनर्जी दी है वो गैस के अंदर जाने वाली है, गैस उसको एब्सॉर्ब करने वाला है, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से हमारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आएगा, और हमारी हीट एनर्जी हम सिस्टम में फ्लो कर रहे हैं, इसलिए डेल्टा क्यू की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो हमारा पहला पार्ट होगा इंडिकेटर डायग्राम का, इसको हमने यहाँ पे दिखाया है एक्सपेंशन, जो कि सिर्फ यहाँ पे हमें जो हमारा वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो ये जो प्रोसेस मैंने दिखाई, यहाँ पे स्लोप 0 आएगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने वाली नहीं है। सिर्फ वॉल्यूम यहाँ पे हमें इंक्रीज होता दिखाई देगा, क्योंकि हम हीटिंग कर रहे हैं इसलिए वॉल्यूम बढ़ता गया यहाँ पे, तो इसलिए हमने ये एरो ऐसा दिखाया है। ये एक्सपेंशन प्रोसेस है जिसमें हमें वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो भी हमें पॉजिटिव मिलने वाला है, और जो हीट है वो भी पॉजिटिव जो सप्लाई की है, क्योंकि इसमें हीट विल बी फ्लोइंग इनटू द सिस्टम, ऐसा हम बोलते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट ऐसा है कि हमें इस केस में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। सो फॉर आइसोबैरिक एक्सपेंशन वी हैव द वैल्यू ऑफ वर्क डन विच इज बी मैक्सिमम। सो वर्क डन की वैल्यू जो आइसोबैरिक एक्सपेंशन या हीटिंग प्रोसेस है इसमें हमेशा मैक्सिमम रहेगी। ये बात आपको एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखना है। तो इसमें दूसरा जो पार्ट है इंडिकेटर डायग्राम का,
जिसमें हमें आइसोबैरिक कॉम्प्रेशन करना है आइडियल गैस का, जिसको हम कूलिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। अगर हमने आइसोबैरिक कॉम्प्रेशन किया या कूलिंग प्रोसेस की तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर डिक्रीज होने वाला है। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो हमें निगेटिव मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव रहती है। टेम्परेचर कम होता है या डिक्रीज होता है तो उसकी वैल्यू निगेटिव रहेगी। अगर हम कॉम्प्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो इसमें अगर आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मैंने फिगर में दिखाया है, देखो प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होने की वजह से सिर्फ हमारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमने एरो दिखाया है। सो ये फाइनल वॉल्यूम है VF और ये इनिशियल वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो अमाउंट ऑफ बर्डन जो होने वाला है वो निगेटिव हमें मिलेगा, क्योंकि हम V2 माइनस V1 ऐसा लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा V1 है और वो जो V2 है, इसकी वजह से हमें ये वैल्यू निगेटिव आने वाली है। तो ऑटोमेटिकली हमारे जो हीट एनर्जी सप्लाइड है वो निगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ इस केस में हमारा जो हीट है वो फ्लोइंग फ्रॉम द सिस्टम होगा, सिस्टम से सराउंडिंग को हीट का फ्लोइंग होने वाला है। इसकी वजह से हमारी जो हीट एनर्जी है वो हमें निगेटिव लेनी पड़ेगी। पहले केस में वो पॉजिटिव थी क्योंकि सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट फ्लो हो रही थी। इस केस में उसके अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों केसेस में हमें ऐसा दिख रहा है कि वॉल्यूम चेंज होने की वजह से यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो वॉल्यूम चेंजेस ड्यू टू विच वर्क डन is to be happening। तो work will be done when there is a change in volume। हमारा फार्मूला है P इंटू dV। अगर वॉल्यूम में चेंज होता है तो हमारा वर्डन होता है, अगर वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होती तो अमाउंट ऑफ वर्डन जीरो हो जाता है। तो इसके बाद देखते हैं हम दोनों इंडिकेटर डायग्राम लेने के बाद आइसोबैरिक एक्सपेंशन और आइसोबैरिक कॉम्प्रेशन के बाद, दो इंडिकेटर डायग्राम के बाद ये हमें वर्डन इन द आइसोबैरिक प्रोसेस निकालनी है। तो यहाँ पे प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है P डेल्टा V, ऐसा हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पे मैं टोटल वर्क डन डायरेक्टली निकालता हूँ, क्योंकि सपोज वॉल्यूम जो है तो V1 से V2 हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो चेंज होता है, लेकिन प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो वर्क डन हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली P dV, ये हमारा फार्मूला है P dV। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है यहाँ पे तो इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 P dV ऐसा लिखना पड़ेगा। तो इसका जो dV का P तो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dV का V आ जाएगा। अगर हमने जो लिमिटिंग वैल्यूज है वो डाल दी तो V2 माइनस V1 ऐसा आएगा। तो P से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया ये ब्रैकेट में, तो PV2 माइनस PV1 ऐसा मुझे मिलेगा। और PV इज इक्वल टू NRT, इस फार्मूले से PV2 की वैल्यू लिखूंगा मैं NRT2 और PV1 की वैल्यू लिखूंगा मैं NRT1। NR कॉमन निकल आता है तो मेरा फार्मूला हो गया अभी NRT2 माइनस T1। ये हो गया मेरा वर्क डन इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। अब यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होने वाली है। तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो उसका फार्मूला मैं ऐसा लिखूंगा कि जो इंटरनल एनर्जी है इसका फार्मूला NCV डेल्टा T ऐसा है हमारा। तो NCV डेल्टा T की बजाय मैंने T2 माइनस T1 ऐसा लिखा है। तो इसमें ये जो CV है इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, CV का मीनिंग। तो डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T T2 माइनस T1 उसकी वैल्यू डाल दी हमने। तो ये हो गई मेरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और ये हो गया अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें इक्वेशन मालूम है, जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है दैट विल बी यूजफुल फॉर टू पर्पजेस, इन ऑर्डर टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, इन ऑर्डर टू डू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ड्यूरिंग जो प्रोसेस होती है वो उस टाइम को जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो और जो इंटरनल एनर्जी है दोनों की वैल्यू हमने निकाली है। वर्क डन की वैल्यू इक्वेशन 1 दिखा रहा है और डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ये सेकंड इक्वेशन, दोनों की वैल्यू डाल दी। देखो डेल्टा यू की वैल्यू हमने निकाली थी NCV T2 माइनस T1 यहाँ पे लिख दी मैंने, और जो डेल्टा W है वो NR T2 माइनस T1 ऐसा लिखा है। तो इसमें N कॉमन है, T2 माइनस T1 भी कॉमन है, तो ब्रैकेट में बच जाएगा यहाँ पे CV और यहाँ पे बच जाएगा R। तो CV प्लस R इसकी वैल्यू हम CP डाल सकते हैं क्योंकि CP माइनस CV की वैल्यू R रहती है। तो
Cp की वैल्यू हो जाएगी Cv प्लस आर। यहाँ पे Cp मीन्स द स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, वो वैल्यू अगर हमने डाल दी तो जो डेल्टा Q है इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसके जगह पे हमने Cp डाल दिया, n की जगह n, T2 माइनस T1। तो ये हो गया मेरा जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है, इसका जो यहाँ पे टोटल जो डेल्टा U प्लस डेल्टा W है इसका वैल्यू आ गया मेरा n Cp T2 माइनस T1। तो ये हीट गिवन टू द सिस्टम है, और यहाँ पे हमें ऐसा मालूम है अभी कि ये जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर है ये होने वाला है Cp के वैल्यू के अनुसार। तो डेल्टा T विल बी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ Cp। तो आपका जो कांस्टेंट प्रेशर को स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर। सो डेल्टा T इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, जिसकी वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं ड्यूरिंग द आइसोबैरिक प्रोसेस F/2 + 1 × R। ये उसका फार्मूला है Cp, ये ध्यान में रखना है आपको, ये फार्मूला फॉर द आइसोबैरिक प्रोसेस या ड्यूरिंग द आइसोबैरिक प्रोसेस। ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर को जो स्पेसिफिक हीट है इसका वैल्यू रहता है F/2 + 1 × R। R इज इनर्शियल गैस कांस्टेंट है, और ये F जो है इसको बोलते हैं हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखा है। तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें अगर आपको वर्क डन निकालना है तो यहाँ पे आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी, डेल्टा W भी निकालना पड़ेगा। इसमें कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी जीरो नहीं है और डेल्टा W की वैल्यू भी जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होने की वजह से अमाउंट ऑफ वर्क डन होने वाला है, वो देखा हमने। ड्यू टू द चेंज इन वॉल्यूम वर्क विल बी डन, और टेम्परेचर भी चेंज होने वाला है। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इंटरनल एनर्जी भी चेंज होने वाले है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर द आइडियल गैस रहती है। सिर्फ आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है। ये आपको मैंने इसके पहले भी बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको दोनों जो हमारे प्रोसेसेस है वो समझ में आई होगी, इसी उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।